चलिए सबसे पहले गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो हमने बात की थी कि एक्सटर्नल सेक्टर हम देखेंगे आज इकोनॉमी में। बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सटर्नल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, ये सारे टॉपिक्स एक साथ इसी नाम से हम लोग एक्सटर्नल सेक्टर के नाम से पढ़ते हैं। जब भी कभी बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात आती है, फॉरेन ट्रेड की बात आती है और करेंसी एक्सचेंज की बात आती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात आती है, तो ये कई तरह के नाम से जाना जाता है। तो ट्रेड बैलेंस और तमाम चीज़ें, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस, एक या दो क्वेश्चन हर साल आते हैं। पिछले 25 सालों के पेपर आप देखेंगे तो एक या दो क्वेश्चन हर साल है, हर साल। एक इन्फ्लेशन पे हमेशा रहता है, एक या दो क्वेश्चन इस सेक्टर से रहते हैं। तो ये फिक्स वाला सिस्टम है, यानी कि ये ऐसा सेक्टर है जो इसके कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं बहुत सारा होमवर्क लिखवाऊंगा आपको, क्योंकि सारी बातचीत तो यहाँ संभव नहीं है। कुछ चीज़ें आप करना, कुछ बेसिक चीज़ें मैं समझा देता हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो। देखिए, यहाँ की क्लास का मेन उद्देश्य होता है वो जो टॉपिक चल रहा है, जिस सिलेबस को हम लोग यहाँ चलाते हैं, तो एक तो आप जा कर के एनसीईआरटी में देख सकते हैं, दूसरा नोट्स में देख सकते हैं, हमारे खुद के नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में है, उसमें देख सकते हैं। हमारे वीडियोस पुराने हैं, उनके साथ कोरिलेट करके देख सकते हैं, तो और एक्सप्लेनेशन आपको वहाँ मिल जाएंगे। टेस्ट पेपर में क्वेश्चंस को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें उनके साथ इस क्लास को जोड़ा जा सकता है, और ये सब आप धीरे धीरे जब जोड़ते हैं तो फिर टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन हो जाता है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि पूरा चैप्टर कवर हो गया, पूरी क्लास जो है वो सिलेबस कंप्लीट ही हो गया, ऐसा नहीं होता। उस सिलेबस का कुछ हिस्सा हम समझाते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग पैदा करते हैं, इंटरेस्ट पैदा करते हैं। यानी आपको वो जो टॉपिक डरावना लगता है या वो टॉपिक बेकार लगता है, तो एक तो उसमें इंटरेस्ट पैदा करना, दूसरा काम ये होता है कि उसमें जो बहुत ही टफ जो टर्म्स हैं या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको परेशान करती हैं, तो उनको हम सरल भाषा में यहाँ बोलते हैं। तो दो चीज़ हमारा उद्देश्य है, चीज़ों को सरल करना, कठिन चीज़ों को, कठिन शब्दों को सरल भाषा में समझाना, और दूसरा उद्देश्य होता है कि अगर आपको बोरिंग लगता है तो आपको इंटरेस्टिंग लगने लगता है। तो इसके बाद आपकी पढ़ाई शुरू होनी चाहिए, ये कंप्लीट नहीं है। मतलब यहाँ आकर के आपकी पढ़ाई एंड नहीं हुई, बल्कि इस कक्षा के बाद उस टॉपिक से संबंधित सिलेबस के उस हिस्से की पढ़ाई शुरू हो गई है, ठीक है ना। और जब आप उसको प्रॉपर कर लोगे और पुराने पेपर देखोगे तो आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करते हुए दिखोगे। तो अपना उद्देश्य तो यही है कि क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। तो आधी मेहनत हम करेंगे, आधी मेहनत आप करेंगे, और ऐसा करके आपको क्या करना है वो भी हम बताएंगे, कि कैसे करना है, क्या करना है वो भी हम बताएंगे। तो इसी को तो गाइडेंस कहते हैं। अब वो स्पून फीडिंग तो वो तो बिल्कुल बेकार होता है ना, वो तो टीचिंग होता है, उसी को टीचिंग कहते हैं। ये तो कोचिंग है, मेंटरिंग है। तो कोचिंग और मेंटरिंग में तो ऐसा ही होता है कि हम आपको सलाह देते हैं और सलाह के अनुसार आप काम करते हैं। तो डॉक्टर भी दवाई देता है, उसके बावजूद खाना तो आप ही को होती है, परहेज रखने की बोलता है तो वो भी आप ही को रखना पड़ता है। उतना ही काम आपको करना है। सलाह बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कोर्ट में केस लगाना है तो वकील सलाह देता है, बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर सलाह देता है। तो यहाँ हम आपको आईएएस की तैयारी की सलाह दे रहे हैं, ठीक है। कई लोग ये सोचते हैं कि वो तो आप कर नहीं रहे, वैसा तो आप बता नहीं रहे। तो स्कूल में होता है वैसा काम, तो वैसे काम तो स्कूल का टीचर करता है। अब आप ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएट होने जा रहे हैं या होंगे भविष्य में, तो आपसे तो यही अपेक्षा की जाएगी कि हम जो बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सटर्नल सेक्टर, और एक्सटर्नल सेक्टर को समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। पुराने ज़माने की बात करें, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें या उसके आसपास, तो बार्टर एक्सचेंज होता था। वस्तु विनिमय का सिद्धांत आप जानते हैं, क्योंकि उस समय में तो करेंसी थी नहीं, मुद्राएं होती नहीं थी,
तो फिर किस प्रकार से क्या होता था, वस्तु वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता था। पर उसकी एक लिमिटेशन है बार्टर एक्सचेंज की। मान लीजिए आपके पास अगर कोई कमोडिटी है और वो एबंडेंट है और प्रचुर मात्रा में आपके पास उपलब्ध है, लेकिन और आप देना भी चाहते हैं उसको, लेकिन सामने वाले को उसको जरूरत नहीं है, उसकी डिमांड ही नहीं है, तो ऐसे में आप वस्तु को कैसे हासिल करेंगे? सामने वाले व्यक्ति के पास में भी एक कमोडिटी है और वो उसको देने को भी तैयार है, लेकिन एक्सचेंज करने के लिए आपके पास जो कमोडिटी है उसको वो लेने को तैयार नहीं है। तो यहां सीमा आ जाती है, बाउंडेशंस है, कुछ लिमिटेशंस हैं उसकी बार्टर एक्सचेंज की। इसलिए धीरे 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 लोगों ने करेंसी इस्तेमाल करना शुरू किया। और खास करके आप गोल्ड कॉइन्स के बारे में सुनते हैं, मेटल कॉइन्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसमें गोल्ड और सिल्वर सबसे ज़्यादा कॉइन्स के रूप में यूज हुए। तो कॉइन, ठीक है, न्यूमिज्मेटिक्स की जब हम बात करते हैं ना, तो वो कॉइन्स की जब स्टडी करते हैं तो वो कॉइन्स बहुत पहले के समय से कॉइन्स चलने लगे। और बाद में थोड़ा सा हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के आसपास आए, कॉलोनाइजेशन के समय में आए, तो ये एक चैप्टर है गोल्ड रश का हिस्ट्री में। गोल्ड रश का चैप्टर इसलिए है क्योंकि करेंसी छापने के लिए, करेंसी बनाने के लिए लोगों ने रिजर्व के रूप में गोल्ड को रखना पसंद किया। तो गोल्ड की डिमांड पूरे दुनिया में बढ़ी थी और गोल्ड की डिमांड ही माइग्रेशन का कारण है, डिस्प्लेसमेंट का कारण है दुनिया में। दुनिया भर में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जो लोग गए, उसका मेन रीजन था गोल्ड। गोल्ड की डिमांड थी फॉर करेंसी। तो करेंसी प्रिंटिंग के लिए, मिंटिंग के लिए, तो इसी के लिए डिमांड बढ़ी। तो आप देखते हो कि कॉलोनाइजेशन हुआ। और हमारा जो इंडियन डायस्पोरा, आज पूरी वर्ल्ड में जो हम बात करते हैं कि इंडियन डायस्पोरा इतना ज़्यादा फैला हुआ है, दुनिया का शायद ही कोई देश हो जहाँ पर इंडियंस ना हो, उसका भी कारण यही था। तो यूरोपियन पावर्स जो थी, सबसे पहले गोल्ड को निकालने के लिए साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, खास करके अफ्रीका में गए। और ये जितने भी ट्राइब्स थे, वहाँ के नेटिव्स थे, एबोरिजिन्स थे, मूल निवासी जो लोग थे, उन लोगों में आदत नहीं थी काम करने की, हार्ड वर्कर नहीं रहे आदिवासी, जंगलों से फूड गैदरिंग करते थे अपने सब्सिस्टेंस के लिए। तो सब्सटेंशियल इकोनॉमी थी इनकी। तो हार्ड वर्कर नहीं होने से हार्ड वर्कर लोगों को माइग्रेंट के रूप में ले गए, इमिग्रेंट्स बनाया। इसलिए ब्लैक पीपल, कुली, गिरमेटिया कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर गए, गिरमेट पे, उसको गिरमेट बोलते हैं हिंदी, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर गए। और खास करके केरला के लोग, तमिलनाडु के लोग। तो केरला और तमिलनाडु में बहुत पहले से पोर्ट थे और लोग विदेश जाते थे जहाज के माध्यम से। तो अंग्रेजों ने वहीं से, पुर्तगालियों ने वहीं से, और अधिकांश लोगों ने, इसलिए वास्को डी गामा भी हम बोलते हैं ना, केरल के बंदरगाह पे पहुंचा। तो जब जो भी है वो केरल पहुंचता था और ट्रेड होता था उस जमाने में। तो केरल के लोगों से वो फ्रेंडली थे। गुजराती लोग जो थे वो ट्रेडर्स थे, गुजराती ट्रेडर्स थे, और वो लेबर था। लेबर के तौर पे केरला और तमिलनाडु के लोगों को यूज किया पूरी दुनिया में। उनसे सोने के लिए माइनिंग करवाई गई, खुदाई करवाई गई। और चूंकि वो वहाँ रहने लगे, कॉलोनी बन गई और उन्होंने बड़ी पॉपुलेशन में वहाँ रहना शुरू कर दिया। तो फिर गन्ने की खेती, क्योंकि चाय पीते थे या और कुछ करते थे, तो वो शुगर की जरूरत थी, शुगर इंडस्ट्री के लिए गन्ना उगाने के लिए। तो गन्ने की फसल और माइनिंग, गोल्ड माइंस, ये दो बड़ी चीजें थी पूरी दुनिया में इंडियंस के फैलने का या डिस्प्लेसमेंट का। इसलिए आज ऑस्ट्रेलिया को आप देखते हैं कि वो गोरे लोगों का देश बन गया है, साउथ अफ्रीका गोरे लोगों का देश बन गया है। तो कैसे बन गया? ये साउथ अमेरिका में स्पेनिश और पोर्तुगीज और तमाम लोग हैं। तो ये कैसे हुए? ये सब इसी कारण से फैले, गोल्ड रश। तो ये सब
एक्सटर्नल सेक्टर ही इसका सबसे बड़ा कारण है, ठीक है ना, एक्सटर्नल सेक्टर। तो बार्टर एक्सचेंज के बाद जब आप मिंटिंग प्रिंटिंग पे आए तो फिर आपने ये काम किया, सिक्कों को डालने से पहले, नोट छापने से पहले आपके पास गोल्ड रिजर्व के रूप में होना चाहिए, गोल्ड रिजर्व के रूप में होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये प्रॉब्लम ये थी कि गोल्ड तो लिमिटेड था दुनिया में, आखिर माइनिंग कब तक करते रहेंगे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में एकदम से सोचा गया इस बारे में कि कुछ ऐसा किया जाए कि गोल्ड की जरूरत ना पड़े। तो ब्रेटन वुड्स जगह है न्यूयॉर्क के ऊपर, ब्रेटन वुड्स अमेरिका में, वहाँ कॉन्फ्रेंसेस हुई इसके ऊपर, और ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के ऊपर ही हम बात करते हैं कि वहाँ से IMF और वर्ल्ड बैंक का जन्म हुआ। ब्रेटन वुड सिस्टर्स कहते हैं इनको हम दोनों को, IMF एंड वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक, IBRD, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक और IMF का जन्म इसी वजह से हुआ, करें एक्सटर्नल सेक्टर को ही मैनेज करने के लिए एक तरह से, और वहां पर डॉलर गोल्ड स्टैंडर्ड एक तरह से डेवलप किया गया कि एक्सचेंज के लिए आप डॉलर को यूज कर सकते हैं। बात समझ में आई ना, क्योंकि डॉलर सबके पास है और पूरी दुनिया में फैल गया था, और अमेरिका एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुका था। हिरोशिमा नागासाकी के बाद में वो मिलिट्री पावर भी था, और उसने लोहा स्थापित किया, शायद उसने परमाणु बम गिराया इसीलिए था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक रिजल्ट आप जानना चाहते हैं कि क्या प्रभाव हुआ, क्या परिणाम हुआ, तो अमेरिका का सुपर पावर के तौर पे उभरना, नहीं तो थोड़े 10-15 साल पहले तो मंदी में था, तो पूरी दुनिया ग्रेट रिसेशन में थी, अमेरिका भी था। तो फिर ऐसा क्या हुआ, तो अमेरिका की एंट्री, फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट का एडमिनिस्ट्रेशन, और फिर वो घटना हिरोशिमा नागासाकी की, इन सब चीज़ों ने डीकोलोनाइजेशन पे मजबूर किया कि दुनिया की कॉलोनीज वहाँ से निकल करके जो इंपीरियलिस्टिक पावर हैं, जितने भी साम्राज्यवादी देश हैं जिन्होंने अपने साम्राज्य फैला रखे थे, एक्सपांशन कर रखा था, वो सब खत्म होंगे, सब अपने मूल देश में लौटेंगे, तमाम देशों को स्वतंत्र करोगे, ये अमेरिका का दबाव था, रूजवेल्ट का दबाव था। उसके बाद की पॉलिसी है अमेरिका की। 1945 के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में अमेरिका का इतना प्रेशर था कि पूरी दुनिया स्वतंत्र हुई है 45 से 50 के बीच में। 90% कंट्रीज केवल 45 से 50 के बीच में स्वतंत्र हुए, 45 से 50 के बीच में। उसका कारण है अमेरिका का डेमोक्रेसी के रूप में, एक ताकत के रूप में उभरना, और जितने भी लोग स्वतंत्र हुए वो सब डेमोक्रेटिक कंट्री बने, अधिकांश डेमोक्रेटिक कंट्री बने, क्योंकि उन्होंने डेमोक्रेसी को कॉपी किया, और वही फंडामेंटल राइट्स जो अमेरिका में है वही एक तरह से सभी जगह पे कॉपी हुए। तो पूरी दुनिया, नई दुनिया का जो ढांचा है 1945 से बाद का, वो अमेरिका से प्रभावित है। बात समझ में, उसका प्रभाव सबसे बड़ा, चाहे वो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे कल्चरल हो, सब अमेरिकन इम्पैक्ट है, ठीक है। और साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट में, R&D में तो है ही, आपको बताया था, ठीक है ना। लेकिन 1971 आते आते अमेरिका का पावर इतना ज्यादा हो गया कि उसने कहा कि देखिए, हमें दुनिया की जरूरत के लिए डॉलर छापने पड़ते हैं, लेकिन डॉलर के बदले गोल्ड रखना पड़ता है, क्योंकि बिना गोल्ड रखे हम डॉलर नहीं छाप पाते। तो दुनिया का सबसे ज्यादा गोल्ड डेफिनेटली अमेरिका के पास होगा, क्योंकि उसने गोल्ड के बदले में डॉलर छापे। बट उसने 1971 में कहा कि जो गोल्ड डॉलर स्टैंडर्ड है इसको हम नहीं मानते। अब हम डॉलर जो है डिमांड के बेस पे छापेंगे, अगर डॉलर की डिमांड बढ़ गई तो हम उतना डॉलर छाप के दे देंगे, क्योंकि लोगों को जरूरत है डॉलर की व्यापार करने के लिए। किसी भी देश को दूसरे देश से व्यापार करना है, इन्वेस्ट करना है, कुछ खरीदना है, इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट भी करना है,
तो डॉलर के रूप में ही स्वीकार करेगा, और डॉलर के रूप में स्वीकार करेगा तो दुनिया भर में लोग मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, तो लोगों के पास पैसा बढ़ेगा। और ऐसा तो हो नहीं सकता है कि किसी देश में सारी सामग्री पैदा होती हो, बनती हो, मैन्युफैक्चरिंग होता हो। कोई न कोई ऐसी वस्तु तो देश के लोगों को बाहर से मंगानी पड़ती है, दूसरे देश से खरीदनी पड़ती है, और उसके लिए हर आदमी गोल्ड लेके तो नहीं पहुंचेगा, तो वो डॉलर लेके जाए, क्योंककि 25 साल हो गए डॉलर में व्यवहार हो रहा है, और डॉलर में व्यवहार होते होते 25 साल हो गए, एक्सचेंज के रूप में डॉलर ही स्वीकार किया जाता है। डॉलर की डिमांड भी बहुत है, तो फिर जब डॉलर की डिमांड ही बहुत है तो हम गोल्ड क्यों रखें? क्योंकि हम तो आपके लिए छाप रहे हैं, आपको जरूरत है इसलिए छाप रहे हैं। किसी आदमी को इंडिया को तेल मंगाना है तो वो कहेगा कि मुझे इतने डॉलर चाहिए, तो डॉलर सप्लाई और डिमांड के रूप में छापने लगे। उसकी सप्लाई उस आधार पे होने लगी डॉलर की कि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, और वही उसका एक्सचेंज है। उसके लिए गोल्ड की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई ऑल्टरनेट हो तो आप कर लो। तो रिजर्व करेंसी, हार्ड करेंसी को क्या हो गई? डॉलर। डॉलर को हम पूरी दुनिया की रिजर्व करेंसी बोलेंगे, इसलिए डॉलर दुनिया की मजबूरी है। और अमेरिका की सारी चमक दमक उसी डॉलर की वजह से है, चाहे वो उसके बदले सोना अपने पास रखे चाहे ना रखे, उसको केवल छापना है, केवल प्रिंट करना है। आगे क्योंकि दुनिया उसी में व्यवहार करती है, कुछ भी खरीदने जाती है, कुछ भी बेचने जाती है तो उसको मिलता डॉलर है, बेचते समय में डॉलर मिलता है, और खरीदते समय उसे डॉलर की जरूरत पड़ती है। इसलिए भारत के पास यदि कोई वस्तु है और यदि वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो भारत को डॉलर मिलेंगे, और उस डॉलर से भारत अपनी जरूरत की चीजें इंपोर्ट कर पाएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल सेक्टर करेंसी एक्सचेंज। आगे समझ, ये ताकत है। तो सप्लाई ऑफ डॉलर और डिमांड ऑफ डॉलर तो बहुत इजी हो गया। अब सप्लाई ऑफ डॉलर, ठीक है, किसको जरूरत पड़ेगी डॉलर की, और कब जरूरत पड़ेगी? एक्सपोर्ट करेंगे तो। अगर भारत एक्सपोर्ट करेगा तो डॉलर सप्लाई हो जाएगा इकोनॉमी में, क्योंकि एक्सपोर्ट करेगा तो डॉलर की इनकमिंग हो जाएगी ना, तो इकोनॉमी में बहुत सारा। अगर फॉरेन से कोई आदमी इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहा है भारत में तो डॉलर लेके आ जाएगा। कोई भी देश इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहा है तो डॉलर लेके आ जाएगा। रेमिटेंस है, भारत के कोई लोग बाहर काम कर रहे हैं और वहां अगर डॉलर में कमा रहे हैं और भारत में भेजना चाहते हैं तो रेमिटेंसेस आ जाएंगे, ठीक है। कोई इंटरेस्ट पे कर रहा है, भारत ने अगर कहीं किसी को उधार दिया है और वापस वो इंटरेस्ट के तौर पे वापस लौटाना चाहता है तो इंटरेस्ट जो पेमेंट करेगा वो एक तरह से डॉलर में होगा। तो आपको इनकमिंग समझ में आ गई, सप्लाई ऑफ डॉलर। अब डिमांड डॉलर की कब तैयार होगी? अगर किसी को इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट में डॉलर की डिमांड आती है। देखिए बिल्कुल बेसिक चीज है, बिल्कुल जनरल तरीके से समझिए। तो भारत जैसे ऑयल इंपोर्ट करता है, मजबूरी है। गोल्ड इंपोर्ट करता है क्योंकि हमारे मार्केट में सबको गोल्ड की जरूरत है, भारत गोल्ड की डिमांड बहुत है, लेकिन उसके लिए डॉलर का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए डॉलर का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। एरोप्लेन का फ्यूल लेना है तो डॉलर का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि बिना डॉलर के तो आपको मिलेगा नहीं। ओपेक कंट्रीज डॉलर में बात करते हैं। ईरान तैयार हो गया था, बोले मैं रुपए में करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ट्रंप था राष्ट्रपति, उसने आंखें निकाली मोदी जी पे, खबरदार अगर ईरान से इस प्रकार का संपर्क किया तो, क्योंकि वो तो रुपए में तैयार हो गया था ना। बोला आप मुझे रुपया दे दो। रुपया देने का फायदा ये था कि रुपए दे करके डॉलर बच जाता आपका,
लेकिन एक तरह से आप बाईपास कर गए डॉलर करेंसी को, तो अमेरिका की तो अहमियत, इंपॉर्टेंस कम हो जाता है ना उससे, क्योंकि इतना डॉलर जो यूज करेगा इंडिया ईरान को देने के लिए, और ईरान को वो बायकाट करेगा, तो उसके प्रतिबंध कामयाब होंगे अमेरिका के, क्योंकि वो डॉलर कहीं चलेगा नहीं, क्योंकि उसके पास डॉलर जाके कागज हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ईरान का डॉलर कोई नहीं लेगा, क्योंकि अमेरिका ने मना किया हुआ है। अगर इससे डॉलर लिया तो उसको हम जीरो मान लेंगे। तो जो जारी कर रहा है डॉलर, वही अगर जीरो मान लेगा तो फिर उसको ले जाके कहां जमा कराएंगे? दिक्कत आ गई ना। तो उसके प्रतिबंध तभी कामयाब हो सकते थे जब आप उसके साथ डॉलर में व्यवहार करो, और डॉलर में नहीं करके अगर आप अपनी लोकल करेंसी में करने लगे तो ईरान के पास इतना रुपया इकट्ठा हो गया तो वो भारतीय व्यापारियों से खाने पीने की चीजें मंगवा सकता है। अपनी जरूरत की बहुत सारी चीजें जो भारत में उसको मिलती है ईरान को, वो भारत से मंगाएगा। तो भारत को तो दोहरा फायदा है, एक तो उसको डॉलर के साथ एक्सचेंज नहीं करना पड़ रहा, और दूसरा उसका खुद का एक्सपोर्ट बढ़ गया, क्योंकि ईरान को जिन चीजों की जरूरत है वो भारत से मंगवाना मजबूरी ईरान की, क्योंकि उसके पास रुपए के सिवा और कुछ नहीं है। जैसा कि अभी हमने रशिया के साथ किया। ये रशिया यूक्रेन की लड़ाई में रशिया पे प्रतिबंध लग गया और उसका डॉलर जीरो कर दिया, अमेरिका ने जीरो कर दिया डॉलर। जितना रशिया के पास डॉलर था उसको सबको शून्य बना दिया। तो रशिया के पास रुपए के सिवाय कुछ नहीं था, लेकिन बाइडेन से दोस्ती नहीं थी मोदी की, उस तरह की नहीं थी जितनी जिगरी दोस्ती ट्रंप के साथ थी। तो बाइडेन को इग्नोर कर दिया। बाइडेन भी नहीं चाहते थे कि आप रशिया से ऐसा करो, लेकिन चुनाव प्रचार तो ट्रंप का करने गए थे और जीत गए थे बाइडेन। यहां पे भी बुलाया था, न केवल उसके वहां प्रचार करने गए थे, यहां पे भी बुलाया था अहमदाबाद में ट्रंप को, और ट्रंप तो हार गया, विरोधी जीत गया। तो उसकी इज्जत तो वो ऐसे भी नहीं करते, न वो इनकी इज्जत करता न ये उसकी करते, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति था उस समय में, वो था पहले ओबामा के समय में। तभी तो प्रतिबंध लगाया था कि मोदी जो है वो एंटर नहीं करेंगे अमेरिका में। ये बाइडेन ही थे जिन्होंने प्रतिबंध लगाया था। इज्जत करते होते तो प्रतिबंध क्यों लगाते? बट जो भी है, वो रुपए में व्यवहार होने लगा, और रशिया से रुपए में हमने गैस और ऑयल खरीदा, और अभी तक खरीद रहे हैं। बट उसका फायदा जनता को नहीं मिला अभी ठीक है, काफी कुछ फायदा हुआ उससे, लेकिन उसका फायदा अभी जनता को नहीं दिया गया, यानी कम नहीं किए गए प्राइस, लेकिन बहुत आसान हो गया। और रशिया की जरूरत की चीजें जो है वो भारत ने दी, और रुपया वापस हमारे पास आ गया, और हमारा सामान भी बिक गया रशिया को, और हमने अमेरिका की चेतावनी को भी नजरअंदाज किया। ठीक है ना, फिर भी हम खड़े हैं ना। तो ऐसा ईरान के साथ भी कर सकते थे, लेकिन बीच में प्रॉब्लम क्या थी? दोस्ती नहीं थी, वो खिसका हुआ था भयंकर, और वो चमकाता था, डराता था। बोले अगर ऐसा किया तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो बहुत खतरनाक है। तो ये यहाँ आपको एक्सचेंज समझ में आया कि नहीं आया? रुपए डिमांड, तो डॉलर की डिमांड कब होती है? जब हम इंपोर्ट करते हैं। अगर हमको किसी दूसरे देश में इन्वेस्ट करना है तब भी डॉलर की डिमांड आएगी। अगर हमको फॉरेन की यात्रा करनी है, विदेश जाना है, तब भी टूरिज्म पे जाना है दुनिया भर में, तो डॉलर लेके जाना पड़ेगा, तब भी डिमांड रहेगी। तो कारण समझ में आ गया कब कब? या फिर हमको एक्सटर्नल बोरोइंग करनी है बाहर से हमने कहीं बोरो कर रखा है पैसा, कर्जा लिया, तो किस में मिलेगा? डॉलर में मिलेगा हमको, तो तब भी डिमांड रहेगी। ठीक है, और अगर उस कर्जे का इंटरेस्ट पे करना है हमको, तो फिर डॉलर की जरूरत पड़ेगी, डॉलर में पे करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो आप जब भी सेवाएं लेते हैं, गुड्स लेते हैं बाहर से, तो वो जरूरत पड़ती है उसकी। ठीक है, तो ये तो रही बात इनकमिंग और आउटगोइंग की। अब हम बात करते हैं आगे की, कि ये जो एक्सचेंज होता है दूसरे देश की करेंसी के साथ में, अब न केवल हम डॉलर की बात करें, डॉलर तो चूंकि यूनिवर्सल है और रिजर्व करेंसी है, हार्ड करेंसी, इसलिए उसको हार्ड करेंसी, रिजर्व करेंसी, यूनिवर्सल करेंसी बोलते हैं, ग्लोबल करेंसी बोलते हैं, उसके तमाम नाम उसी के हैं। पेपर गोल्ड भी कहा जाता है उसको,
डॉलर को एक तरह से आप पेपर गोल्ड भी कह सकते हैं, है ना, क्योंकि वो डॉलर तो कागज है लेकिन वो गोल्ड की तरह बिहेव करते हैं। उसकी जो प्रामाणिकता है, उसकी ऑथेंटिसिटी गोल्ड की तरह है, सोने की तरह हो। जिसके भी पास डॉलर है वो अपने आप को ताकतवर महसूस करता है, जैसे कि उसके पास इतना सोना जमा है, क्योंकि उसकी मान्यता है और वो खतरे में कभी नहीं आता, संकट में नहीं आता। और हर कोई अपने पास रिजर्व के तौर पे उसी को रखना पसंद करता है। दुनिया भर के रिजर्व बैंक उसको अपने पास रखना पसंद करते हैं और रखना पड़ता है उनको। फॉरेक्स रिजर्व हम बोलते हैं उसको, फॉरेक्स रिजर्व, विदेशी मुद्रा भंडार। और विदेशी मुद्रा भंडार अगर आपके पास ज़्यादा है, उस आधार पे ताकतवर इकोनॉमी महसूस किया जाता है। उसको हम बोलते हैं ताकतवर इकोनॉमी है। ट्रिलियन डॉलर, बिलियन डॉलर में हम जब बात करते हैं कि इतने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, जीडीपी उसी में नापा जाता है। दुनिया भर के कैलकुलेशंस उसी में होते हैं। न केवल वो व्यवहार में बल्कि लिखने पढ़ने में भी वही यूज होता है। बात समझ में आई ना? तो वो मनोवैज्ञानिक तौर पे भी है, फिजिकली भी है, इकोनॉमिकली भी है और पॉलिटिकली भी है। तो पॉलिटिकल डिसीजन भी प्रभावित करता है, तो डिसीजन मेकिंग में भी उसका बहुत बड़ा रोल है। आ गया समझ? तो ये रही डॉलर की। अब देखिए एक्सचेंज रेट, कई बार हम बोलते हैं कि रुपया गिर रहा है, रुपया मजबूत हो रहा है, कई बार बोल रहे हैं रुपये को अवमूल्यन किया गया है। तो 4 टर्म है, तो चारों टर्म जो है वो एक्सचेंज रेट के संबंध में, तो चारों टर्म लिख लीजिए सबसे पहले। डिवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन। रुपया डिवैल्यू होना या रीवैल्यू होना, डिवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन। दूसरा लिखिएगा डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन। रुपए के गिरने को बोलते हैं डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन। तो यहां समझ लीजिएगा, रुपया मजबूत होना मतलब एप्रिशिएट होना, एप्रिसिएशन ऑफ रुपी एंड डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी। तो डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन में अंतर है। कई अधिकांश लोग उसको दोनों को एक ही मान लेते हैं कि डिवैल्यू हो जाए चाहे डेप्रिशिएट हो जाए, एक ही बात है। नहीं, ऐसा नहीं है। डेप्रिसिएशन इट्स ओन बिहेवियर, मतलब उसका खुद का, रुपी का खुद का बिहेवियर है डेप्रिशिएट होना। वो अपने आप डेप्रिशिएट होता है, उसको कोई करता नहीं है डेप्रिशिएट। और एप्रिशिएट भी वो अपने आप होता है। तो डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन अपने आप होते हैं। एक्सटर्नल इंटरफेयर, किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं होता किसी का, एक्सटर्नल पावर का, सेंट्रल बैंक का, किसी का भी, गवर्नमेंट का, किसी का भी, उसका खुद का होता है। यानी कि मार्केट में वो टिक नहीं पा रहा डॉलर के सामने, तो वो डेप्रिशिएट हो जाएगा, अपने आप डेप्रिशिएट हो जाएगा। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के आधार पर, डिमांड सप्लाई के आधार पर, बहुत सारे कॉजेज हैं उसके आधार पे वो डेप्रिशिएट हो जाएगा। डिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन गवर्नमेंट करती है, सेंट्रल बैंक करता है डिवैल्यूएट, उसके मूल्य को घटाता है, जानबूझ करके अपने करेंसी को घटाता है, डाउन करता है, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी, इसलिए करता है। तो डिवैल्यूएशन जो है, अवमूल्यन जिसको कहते हैं, वो किया जाता है, जबकि डेप्रिसिएशन होता है। आ गया समझ में? इट्स ओन प्रॉपर्टी, वो उसका खुद का गुण है कि वो डेप्रिशिएट होता है और एप्रिशिएट होता है, मजबूत होता है। तो एक्सचेंज रेट 2 तरह के हैं। एक्सचेंज रेट 2 तरह के हैं, एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और दूसरा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का मतलब $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज, फिक्स्ड कर दिया, जैसे बिल्कुल ही फिक्स्ड कर दिया कि अब ये इससे इधर उधर कभी जाएगा ही नहीं, क्योंकि हम जाने ही नहीं देंगे, ना तो उसको एप्रिशिएट होने देंगे, ना डेप्रिशिएट होने देंगे, ना उसको हम डिवैल्यू करेंगे, ना रिवैल्यू करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। 70 रुपए का $1 बना रहेगा, $1 के अगेंस्ट 70 रुपए बने रहेंगे। बट ऐसा होता नहीं है, हमारा तो फ्लक्चुएट होता है। तो चाइना की रेनमिन और जो वो है वहां की करेंसी युआन, वो कैसी हैं? फिक्स्ड वाली।
चाइना इसको अपनी ताकत के बल, तो जब गवर्नमेंट का इंटरफेयर होता है, वहां का सेंट्रल बैंक उसको फिक्स करके रखता है, तो उसको बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। आगे समझ, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल कौन सा होता है? फ्लेक्सिबल होता है इस आधार पर कि उसको मार्केट डिसाइड करता है। फ्लेक्सिबल वाले को कौन करता है? मार्केट डिसाइड करता है। मार्केट के भरोसे छोड़ दिया जाता है। मार्केट में जो करेंसी का होना होगा हो जाएगा। आपकी करेंसी अगर आप वाकई में बहुत ज्यादा इंपोर्ट करोगे तो आपको डॉलर की जरूरत पड़ेगी, तो मजबूरन आपको डॉलर इकट्ठा करके रखना पड़ेगा। और अगर आपने बहुत ज्यादा एक साथ खरीद लिया तो डॉलर फिर कम हो जाएगा, तब और ज्यादा रिजर्व बनाने की कोशिश में रुपया अपने आप नीचे जाएगा। तो उस पर डिपेंड करेगा कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई कैसी है, उसके ऊपर वो करेगा। ठीक है, एप्रिशिएट होना और डेप्रिशिएट होना। लेकिन कभी न कभी ऐसी स्थिति आती है कि वो बहुत नीचे चला जाता है रुपया, उसकी कीमत बहुत कम हो जाती है रुपए की कीमत। तब फिर आरबीआई आता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है और स्टेबलाइजेशन की प्रोसेस करता है और बाहर से कंट्रोल करता है, तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की तरह बिहेव करने लगता है। फ्लेक्सिबल वाले में भी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, लेकिन अधिकांश समय में 90% टाइम उसको फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कहेंगे, क्योंकि वो मार्केट के भरोसे छोड़ा जाता है। बट वो जब बहुत ही ज्यादा, जब हम 83 रुपए देख रहे थे या 82 से ऊपर चला गया, तब हम देख रहे थे कि एकदम से आरबीआई आया और उसने उसको कंट्रोल किया, नियंत्रित किया। तो इसको बोलते हैं स्टेबलाइजेशन। आ गया समझ? तो स्टेबलाइजेशन की प्रोसेस तो आप इन्फोग्राफिक्स में जाकर के गूगल में देख लीजिएगा। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, रुपए को फ्लो कराना, मनी का सप्लाई करना मार्केट में, और विदेशी मुद्रा के भंडार को बना के रखना, विदेशी मुद्रा के भंडार को बना के रखना, ये बहुत जरूरी है। तो फिर डिवैल्यू होना खराब होता है, खराब कहा जाएगा, या डेप्रिसिएशन को खराब कहा जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी ये मजबूरी होती है और कभी कभी जरूरी होता है। मजबूरी भी होती है और जरूरी भी होता है, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये टॉपिक चला जाता है अब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में। किस में चला जाता है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में। क्योंकि अगर आप रुपया मजबूत होने देंगे और रुपया एम्पावर होगा, यानी कि एप्रिशिएट होगा, अपने आप ही एप्रिशिएट होने लगा और उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई रुपए की, तो लोगों में इंपोर्ट बिहेवियर बढ़ेगा। लोग चीजें इंपोर्ट करना चाहेंगे, क्योंकि डॉलर के अगेंस्ट रुपया मजबूत हो गया है। तो विदेशी वस्तुएं, जो दुनिया भर में वस्तुएं बिकने के लिए मौजूद हैं मार्केट में, वो सब धड़ाधड़ खरीदने लगेंगे लोग। कंज्यूमिंग बिहेवियर बढ़ जाएगा, कंज्यूमर का बिहेवियर डेवलप हो जाएगा, तो खरीदने लग जाएंगे। तो आयात निर्यात में निर्यात घाटा बढ़ जाएगा, आपका ट्रेड बैलेंस खराब हो जाएगा। आपका ट्रेड बैलेंस यही है, आयात और निर्यात का संतुलन बना रहे, व्यापार का संतुलन बना रहे, लेकिन आपका इंपोर्ट बहुत बढ़ जाएगा और एक्सपोर्ट लोग करने के बजाय डोमेस्टिक मार्केट में ही बेचना पसंद करेंगे, क्योंकि ज्यादा डॉलर उसका नहीं मिल रहा है, क्योंकि रुपया मजबूत हो गया तो कम डॉलर मिलेगा। विदेशों से भी रेमिटेंसेस आने कम हो जाएंगे, क्योंकि भारत में डॉलर भेजने से ज्यादा फायदा नहीं लगेगा वहां के व्यक्ति को, उसको लगेगा बैंक में बहुत कम। जैसे इन दिनों में यदि वो भेजता है तो 80 रुपए 82 रुपए जो भी है वो जमा हो जाएगा, लेकिन जब 70 रुपया हो तब भेजेगा तो केवल 70 रुपया जमा होगा $1 के अगेंस्ट।
तो उसको लगेगा मैं यहीं खा पी लूँ और कुछ कर लूँ, फलानी चीज़ खरीदनी है पहले मैं वो खरीद लेता हूँ। इंडिया भेजने से तो कोई मतलब नहीं है, $1 के अगेंस्ट केवल 70 रुपये ही जमा होंगे, तो ये तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो रेमिटेंसेस कम हो जाते हैं, मतलब सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। ब्याज जहाँ है वो आपको कम पे करना पड़ेगा, तो एक्सटर्नल बोरोइंग बढ़ जाएंगी, बोरोइंग बढ़ जाएंगे। आदमी कर्जा लेना पसंद करेगा, विदेशों से कर्जा ले लेगा, डॉलर में कर्जा लेना उसको महंगा नहीं लगेगा। और जब कभी फिर डॉलर अगर मजबूत हो गया और रुपया कमजोर हो गया, तब ज़्यादा पे करना पड़ेगा ब्याज और रिटर्न जो करना पड़ेगा, वो तो डॉलर के अगेंस्ट लिया था आपने। तो फॉरेन कमर्शियल बोरोइंग्स ये ज़्यादा हो जाएंगे, इसी भी जिसको हम लोग बोलते हैं। आ गया समझ में? तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए रुपए को गिरा के रखा जाता है नीचे। तो जब तक मोदी को पता नहीं था ये कि क्या झंझट है, गिरा के क्यों रखते हैं, मजबूत क्यों रखते हैं, तब तक उनको लगता था अगर गिरा हुआ रुपया मतलब गिरा हुआ प्रधानमंत्री, जितना रुपया गिर रहा है इसका मतलब उतना ज़्यादा क्या। उस समय तो 60 रुपया ही था, अब तो 80 रुपया गिरा पड़ा है तो अब तो ज़्यादा गिर गया हो। तो फिर कान में समझाया होगा प्रधानमंत्री बनने के बाद, ऐसा नहीं बोलते सर, क्योंकि आपको और ज़्यादा गिराना पड़ेगा नहीं तो फिर वही कंज्यूमर बिहेवियर। ये बात मनमोहन सिंह समझाने आए थे, लेकिन वो वाली चीज़ समझ में नहीं आती ना। देखो रुपया 50 था, अब 60 हो गया, $1 के बदले अब 60 रुपये देने पड़ते हैं। कितना घटिया प्रधानमंत्री है। तो कोई भी आदमी अपने देश के व्यापार संतुलन को, अपने देश के लोगों को बचाने के लिए, व्यापार को बचाने के लिए रुपए को गिराता है, डीवैल्यू करता है। आगे समझ में? और डीवैल्यू करना पड़ता है, नहीं करेंगे तो भयंकर लॉस होता है। समझदारी नहीं है रुपए को मजबूत बना के रखना। तो कई लोग अखबार वाले छापने लगे थे कि $1 बराबर $1 हो जाएगा अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो सब कटोरा आ जाता हाथ में अगर ऐसा हो जाता तो। ठीक है, ऐसा नहीं होता, ऐसे इस तरह से नहीं होता, चीज़ें ऐसे नहीं होती। मतलब समझिए, इकोनॉमी को समझिए उसको। ये सब कम पढ़े लिखे लोगों के होने की प्रॉब्लम है। इसलिए बॉडी लैंग्वेज देखो ना मोदी की डाउन है ना, जब से वो डिग्री मांग रहे हैं, क्योंकि उसकी तो केवल 2 साल की सजा है राहुल की, वो भी मैक्सिमम वाली है। राहुल की सजा जो हुई है वो मैक्सिमम दी है जज ने, और बल्कि वो केस है कर्नाटक का और सूरत में रजिस्टर हुआ है। और हमेशा डिफेमेशन वो ही फाइल कर सकता है जिसको खुद को हर्ट हुआ है, जिसका नाम लिया है। तो 3 लोगों का नाम लिया, तीनों ने फाइल नहीं किया, तीसरे ने किया। बहुत सारे पेज है उसमें, बहुत सारे झंझट है उस केस में। उसके बाद मैक्सिमम वाली उसको पनिशमेंट मिली है, तो वो डिफेंस में है, बीजेपी डिफेंसिव हो रही है कि ये थोड़ा कुछ ज़्यादा हाइपर हो गए, सबक सिखाने के चक्कर में खुद ही सबक सीख बैठे, क्योंकि वो फालतू हो गया ड्रामा। अब वो खुद ही बोल रहे हैं कि कोर्ट क्यों नहीं जाते, कोर्ट क्यों नहीं जाते। अब वो बहुत रिलैक्स है, क्योंकि अगर मान लीजिए जाए सजा बरकरार रह जाती तो अननेसेसरी है, ये मिसयूज है एक तरह से लॉ का। और आपने भी इतना आनंद फानंद में वो सब उसकी सदस्यता वगैरह खत्म कर दी। अगर ऐसे ही केस चलते रहे तो आधी पार्लियामेंट साफ हो जाएगी, कि वो तो सभी पगलट हैं, वो तो सारे ही ऐसे ही हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है, तो बहुत ही बेकार सिस्टम है। अब वो उसमें केवल मैक्सिमम 2 ईयर की सजा है, लेकिन फर्जी डिग्री बनवाने की सजा जो है 7 साल की। तो इनकी सदस्यता भी तो चली जाएगी प्रभु की तो ये प्रधानमंत्री कैसे रहेंगे? जब संसद सदस्य नहीं रहेंगे तो फिर प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगे। डिग्री तो फर्जी है, मामला गड़बड़ है। क्योंकि वो एंटायर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट होता ही नहीं है। जिस सब्जेक्ट में उनको एमए की डिग्री दे रखी है ना, ऐसा सब्जेक्ट हमने भी नहीं सुना। मैं तो सारे सब्जेक्ट, मैंने खुद ने पॉलिटिकल साइंस में एमए कर रखा है, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं। ठीक है, ये एंटायर पॉलिटिकल साइंस क्या होता है? संपूर्ण राजनीतिक विज्ञान, ये कोई होता है? संपूर्ण विषय 10th में सब्जेक्ट, वो दरअसल 10th का है वो प्रॉब्लम। संपूर्ण विषय होता है तो उनको लगा पॉलिटिकल साइंस भी संपूर्ण ही होता होगा, तो संपूर्ण के लिए इंग्लिश में निकाला उन्होंने, तो फिर एंटायर ये पूरी दुनिया में घुमा दो कहीं कि ये कुछ होता है क्या। वो बता भी रहे, उसमें घूम रहा है सोशल मीडिया में। यूनिवर्सिटी में वर्सिटी बी लिखा हुआ है, वी की जगह बी है। तो कौन सी यूनिवर्सिटी स्पेलिंग में वर्सिटी लिखती है वर्सिटी के बजाय?
ऐसी यूनिवर्सिटी है तो उसकी डिग्री का क्या मतलब है भाई? पहले तुम अपनी विश्वविद्यालय लिख दो, हाँ हिंदी में लिख दो, पर कम से कम स्पेलिंग तो ठीक लिखो। और बहुत सारे झंझट है उस डिग्री में, फर्जी है वो, संभव नहीं है, ठीक है ना। तो वो मामला बहुत पेचीदा है, 7 साल की जेल, और सबसे पहले तो संसद सदस्यता जाएगी और प्रधानमंत्री पद जाएगा। तो मामला भयंकर लटका पड़ा है। अब उसको घुसाने के चक्कर में उसका तो ठीक है वो उसको अलग करने के चक्कर में खुद ही खड्डे में जा गिरे। बट ये है कि उसके ऊपर केजरीवाल डिग्री की छानबीन मांग रहा है, तो उस पर 25,000 जुर्माना लगा दिया। उसने कहा मैं यही तो मांग रहा हूँ, 25,000 जुर्माना किस बात का? अब लोग हंस रहे हैं कि अच्छा हुआ जुर्माना लगा दिया। अरे पागल आदमी है, उसकी डिग्री खराब है तो उसकी जांच तो करवा लो। उसके रोल नंबर होंगे ठीक से, नामांकन नंबर होता है यूनिवर्सिटी में, फिर अटेंडेंस शीट होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ रखो भाई सबूत के तौर पे। वो तो आप अगर पटवारी भी बनते हो तो यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशन होता है और आपकी डिग्री की जांच होती है पटवारी बनने में। तो प्रधानमंत्री तो सर्वोच्च पद है, उसमें 25,000 जुर्माना किस बात का? उसमें तो हो ही जाए ना जांच, उसमें दिक्कत क्या है? सांच को आज क्या दिक्कत? अगर वाकई में है तो हो जाए जांच। ये बड़ा बहुत ही मतलब कुल मिला के ड्रामेटिक है, बहुत ज़्यादा हंसी मजाक वाला मामला है। क्योंकि अगर ये फाइनली अगर आता है तो पूरी दुनिया में भयंकर हंसी उड़नी है, ठीक है। और वो पीछे पड़ा हुआ है क्योंकि वाकई में बीटेक है, वाकई में IRS है वो। ये भी बंदा कैम्ब्रिज का और हार्वर्ड का वाकई में पास किया हुआ है। तो ये दोनों तो ओरिजिनल है इधर, तो उधर मामला है खटाई में। तो बोलने की जरूरत क्या थी? 10वीं पास 5वीं पास की भी जरूरत नहीं है। भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है ही नहीं। तो फिर वो डिस्क्वालिफिकेशन कैसे हो जाएगा? जैसे राहुल गांधी का हुआ वैसे कैसे हो जाएगा? क्योंकि आपने एफिडेविट दिया है। आपने जब चुनाव आयोग को फॉर्म भरा था सांसद के चुनाव लड़ने के लिए, तब आपने लिख के दिया है कि आपने MA किया है और नीचे दस्तखत किए हैं, बल्कि वो नोटराइज्ड हैं। और वो एफिडेविट जो है वो शपथ पत्र है, आपने शपथ पूर्वक कथन का है। वो मीडिया में उड़ी उड़ाई खबर नहीं कि मोदी जी ने MA किया है, बल्कि मोदी जी ने नीचे सिग्नेचर किए हैं, ऊपर MA लिखा हुआ है शैक्षणिक योग्यता में, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। ये प्रॉब्लम है क्योंकि आप ऐसा शपथ पत्र दे नहीं सकते। झूठा शपथ पत्र आपने दिया तो आपका चुनाव निरस्त। बात समझे? तो डिस्क्वालिफिकेशन तो उसको करना ही नहीं पड़ेगा, वैसे ही हो जाएगा। उधर लोकसभा में भी करवाने की जरूरत नहीं है। तो बहुत ही खतरनाक चीज है और बहुत बेहूदी है। मतलब हाँ, पर इस देश के 85% लोगों की क्वालिफिकेशन मोदी जी से भी कम है, इसलिए उनके रोल मॉडल तो वो हैं क्योंकि वो बातें उनकी जो है उनको तो पसंद आएगी, उनका स्टाइल और वो सब। तो वही व्यक्ति, ये इसलिए मैं कह रहा था, वो डिवैल्यूएशन जब 60 था तो 70 हो गया, या 50 का 60 हो गया, तो मनमोहन सिंह पे गाज गिरी कि तो गिरा हुआ प्रधानमंत्री, क्योंकि रुपया गिर रहा है। तो अब तो तब 82 हो गया, तो रुपया तो और गिर गया भयंकर, 22 और गिर गया उसके बाद। तो फिर अब तो और स्थिति खराब होनी चाहिए। नहीं, उसके बाद इनको समझ में आ गया कि ये गिराना पड़ता है, जरूरी होता है। वो क्यों गिराना पड़ता है? क्योंकि इंपोर्ट को रोकने के लिए, ताकि ज्यादा इंपोर्ट ना हो, बल्कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। भारत के लोग विदेशों में ज्यादा से ज्यादा अपनी चीजें बेचे और डॉलर कमाए, तो भारत में हमारे पास तेल बेचने के लिए और माताओं बहनों के पहनने के लिए सोना हम खरीद सकें, ठीक है। युवाओं को मोटरसाइकिल दौड़ानी है माताओं बहनों को सोना पहनना है, तो फिर हमको रुपया गिराना ही होता है। रुपये गिरने का असली कारण ये है, ठीक है। अनावश्यक मोटरसाइकिल दौड़ाना बंद कर दें। माताएं बहनें अगर पतली चेन पहनना शुरू कर दें, कम गहने पहनना शुरू कर दें, उसको अपना स्टैंडर्ड न माने, तो फिर रुपया गिराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर समझ में आ गया? तो भारत के लोगों को योगदान देना पड़ेगा कल्चरल तरीके से, थोड़ा सा परिवर्तन करके, यूथ का कल्चर और माताओं बहनों का कल्चर, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम है, इसको समझिए। तभी आप इकोनॉमिक सर्वे देखोगे 2014 के, 15 के, 16 के, तो उसमें गोल्ड का इंपोर्ट कम करने के लिए इस सरकार ने बहुत कोशिश की है, मोदी सरकार ने। इनको मालूम पड़ गया कि रुपया गिरेगा
तो नाम खराब होगा क्योंकि पहले नारे लगा रखे हैं। तो फिर उन्होंने स्कीम चलाई, गोल्ड बॉन्ड स्कीम। गोल्ड बॉन्ड स्कीम का मतलब ये था कि आप आज बैंक में जाओ, देखो गोल्ड की जरूरत तो आपको क्यों है, क्योंकि आप बोल रहे हो कि गोल्ड के प्राइस बढ़ जाएंगे। 5 साल में डबल हो भी गए, दुगने हो गए। 30 पे था, 60 पे आ गया, 5 साल पहले 30 पे था। तो गोल्ड के दाम डबल हो गए, तो आपको तो पैसे से मतलब है ना, कि गोल्ड से मतलब है। तो एक काम करो, बैंक में जाओ और आज की तारीख में गोल्ड बॉन्ड खरीदो। 5 साल बाद उस गोल्ड की जो कीमत होगी उतना पैसा गोल्ड बॉन्ड दिखा के ले लेना। तो ये गोल्ड खरीदने जैसा ही हो गया, क्योंकि गोल्ड की कीमत के जैसा ही हम आपको रिटर्न करेंगे। परंतु भारत के लोगों को फिजिबल ऐसे चाहिए, फिजिकल गोल्ड चाहिए, अपने हाथ को महसूस करने के लिए नहीं, हाथ में रखना चाहते, फिर अपने हाथ से चाहे लॉकर में रख के आ जाए। लेकिन ऐसा पेपर वेपर को गोल्ड मानने को वो तैयार नहीं है। कागज पे लिख के दे दें कि ये 2 किलो सोना है, ले जाके रख दो, कागज पे लिख के दे दिया। और 5 साल बाद जो सोने का मार्केट में रेट होगा, ये कागज दिखा के वो रेट ले जाना, हमसे पैसा निकाल के ले जाना। तो दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। सरकार ने ये स्कीम निकाली कि लोग सोना खरीदते हैं इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, लेकिन ये स्कीम फेल हो गई, क्योंकि भारतीय वाकई में सोना चाहते हैं। कागज मतलब सोने में फंसा करके पैसा नहीं बढ़ाना चाहते, वो तो रियल में ही सोना चाहते हैं और वो सोने को हाथ लगाना चाहते हैं। तो इंडियन मेंटेलिटी समझ में आए ना, इसलिए भारत का रुपया गिर रहा है। भारत के रुपए के गिरने के कारण समझ में आए, जिद, सोना हाथ में रखने की जिद, लॉकर में अपने हाथ से रख के आने की जिद, और चाहे पहने ना पहने अलमारी में बंद रख के रखने की जिद, है ना। और बच्चे को मोटरसाइकिल दौड़ानी है, चाहे उसे कहीं जाना हो ना जाना हो, पेट्रोल भराएगा और घूमने जरूर जाएगा, चक्कर जरूर लगा के आएगा। ये 2 बड़े कारण हैं। रुपए गिरने के व्यवहारिक कारण बता दिए मैंने, ठीक है। साहित्य क्लासिकल अलग है, यहां ये है। अब कौन समझाएगा क्या किसी को? मोदी जी आके कभी बोलते हैं कि ऐसा ना करो? नहीं। इकोनॉमिक सर्वे में लिखते हैं, कौन लिखते हैं? इकोनॉमिक एडवाइजर, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार लिखते हैं कि ऐसा करो। तो कभी इकोनॉमिक सर्वे उठा के चैप्टर मिलेगा तो आप हंस दोगे, मुस्कुराहट आ जाएगी आपको। बस उसकी लैंग्वेज बड़ी टफ होती है, विपणन, फलाना, विनिमय। मैं जो बोल रहा हूँ ऐसी देशी भाषा नहीं होती। तो उससे वो आपको समझ में नहीं आएगा। जानबूझ के उसे ऐसा लिखा जाता है ताकि आम आदमी ना समझ सके उसको, बल्कि इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर भी कई बार नहीं समझ पाता। और हिंदी वाला तो हिंदी वाला कतई नहीं समझ पाता, क्योंकि हिंदी वाले की हिंदी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है ना। तो हमेशा इंग्लिश से जो हिंदी ट्रांसलेशन करता है या इंग्लिश से हिंदी करता है वही समझ पाता है, ठीक है ना। बहुत टफ है, हिंदी सबसे ज़्यादा टफ है। कभी यूपीएससी का पेपर हिंदी में पढ़ के देखना, क्वेश्चंस इस साइड पे, उधर मत देखना इंग्लिश में। समझ में आ जाए तो बहुत बड़े, मैं मिलूंगा आपसे अगर ऐसा कोई व्यक्ति हो तो बिना इंग्लिश पढ़े समझ ही नहीं पाता हिंदी में, है ना। बहुत ही खतरनाक लैंग्वेज होती है हिंदी, बहुत टफ है। इसके बदले तो आप 15 भाषाएं और सीख लोगे, ठीक है ना। खास करके यूपीएससी की स्टाइल और इकोनॉमिक सर्वे की हिंदी की बात कर रहे हैं, अखबार के नहीं। दैनिक भास्कर की हिंदी अलग चीज है, दैनिक भास्कर की हिंदी नहीं है, वो तो हिंदुस्तानी है, उर्दू। और वो कमीज लिख देता है ना, शर्ट लिख देता है। शर्ट बहुत महंगे हो गए हैं, तो भी आप समझ जाते हो कि ये कमीज उर्दू शब्द है। और इसमें होगा ये नीचे अधोवस्त्र, ये ऊपरी वस्त्र। तो ये थोड़ा सा मतलब वो आपके समझ में नहीं आएगा कि ये बोल क्या रहा है, शॉल की बोल रहा है या शर्ट की बोल रहा है। तो उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे झंझट हैं कि उसमें वो हिंदी निकालेगा और पेपर में तो फिर वो उर्दू लिखेगा नहीं। आप बोलोगे इस हिसाब से, इस लिहाज से, इस हिसाब से, इस तरह से, ये सब हिंदी नहीं है। तरह, हिसाब, लिहाज, ये सब उर्दू है। इस प्रकार से हिंदी का मतलब होगा इस प्रकार से। तो अखबार कैसे चलते हैं? अखबार तो अरबी और हिंदी का और इंग्लिश का मिक्स है, तो काम चलाऊ लैंग्वेज है। यूपीएससी का पेपर देखो हिंदी वाला, तो आपको पता चलेगा रुपए की परिवर्तनीयता, ठीक है ना, परिवर्तनीयता। ये अभी बताएंगे हम लोग इसको, कन्वर्टिबिलिटी,
अब कन्वर्ट करना तो एकदम से समझ में आ जाता ना, क्योंकि हमारे घर में पहले कन्वर्टर लगाते थे, या कन्वर्ट करना, धर्म परिवर्तन को हम बोलते हैं कन्वर्जन हो गया, कन्वर्ट हो गया, तो ये तो लैंग्वेज में आ गया है ना। लेकिन वहां धर्मांतरण, रूपांतरण, हिंदी में तो बहुत सारे शब्द हैं, तो बहुत मजेदार है। खैर वो भी आपको बताया। अब बताइए क्या, कहां पहुंचे हम लोग? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। तो कब बढ़ते हैं इंपोर्ट? इंपोर्ट तब बढ़ते हैं जब हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही होती है। डोमेस्टिक मार्केट में हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग हो, स्ट्रांग इकोनॉमी में इंपोर्ट बढ़ते हैं। तो ये तो नेगेटिव हो गया। डॉलर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी इंपोर्ट बढ़ेंगे तो, और डॉलर की ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो रुपया और ज्यादा गिरेगा। जितनी स्ट्रांग इकोनॉमी होगी उतना रुपया ज्यादा गिरेगा, क्योंकि स्ट्रांग इकोनॉमी में प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, लेबर बहुत ज्यादा लगी हुई है, यानी एम्प्लॉयमेंट खूब मिल रहा है लोगों को। इसका मतलब लोगों के हाथ में पैसा है, इसका मतलब अब वो दुनिया भर की चीजें खरीदेंगे। तो रुपया कब गिरता है? जब स्ट्रांग इकोनॉमी होती है, मजबूत इकोनॉमी होती है, रोजगार ज्यादा मिलता है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, तब रुपया गिरता है। आगे समझे? या फिर दुनिया भर में इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही हो, तब भी उनके वहां पर डॉलर को गिरा दिया गया है, उनकी करेंसी को गिरा दिया गया है, तो फिर आयात सस्ते हो जाते हैं। दो कंडीशन में, या तो हम मजबूत हो गए हों तब, या फिर वो कमजोर हो गए हों तब इंपोर्ट बढ़ेंगे। ऐसे में सरकार क्या कर सकती है? मजबूत कर सकती है रुपए को, मजबूत करे रुपए को, उसको रिवैल्यू करे। बट ये बहुत मुश्किल काम है, आसानी से नहीं करेंगे। और जब जब ऐसा करती है, अमेरिका आरोप लगाता है कि आप करेंसी मैनिपुलेटर हो। इसको भारत पे आरोप लगता है करेंसी मैनिपुलेशन का। तुम अवसरवादी हो, धोखा दे रहे हो दुनिया को, आप ये नहीं कर सकते। आ गया समझ में? और WTO के नियमों के भी खिलाफ हो जाता है। ऐसे समय में हम लोग इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, और उस चीज को महंगा करते हैं ताकि लोग नहीं खरीदें। लेकिन ये सारी चीजें निगेटिव मानी जाती है और देश के साख को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चुनौती मिलती है। कुछ बात समझ में आ रही है ना? निगेटिव है ये। अपनी करेंसी को मजबूत करना, अपनी करेंसी को गिराना, ज्यादा गिराना और ज्यादा गिराना, थोड़ी मजबूत नहीं करना, ज्यादा गिराना। ज्यादा गिराने नहीं देते हो आप, गिराते हो तो डांट लगाते हो, दुनिया को दिखाते हैं, ठीक है? क्योंकि वो तो डॉलर मजबूत करना चाहेंगे ना ऐसे समय में। अभी मैं थोड़ा सा गलत बोल गया था, डॉलर को मजबूत करना चाहेंगे और अपने रुपए को गिराना चाहेंगे ताकि, बट इकोनॉमी इतनी अच्छी कर रही है कि रुपया गिराएंगे कैसे? लोगों के पास सैलरी बहुत है, डिमांड बहुत ज्यादा है, विदेशी वस्तुओं की डिमांड बहुत है, तो गिराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पैसा है तभी तो डिमांड है। तो अमेरिका जो है उसको निगेटिव बोलता है। चाइना और इंडिया दोनों को एक साथ रखता है, बोले दोनों करेंसी मैनिपुलेटर है। उसने तो फिक्स्ड ही बना के रखा हुआ है, उसने तो फिक्स ही किया हुआ है कि हम तो ऊपर नीचे होने ही नहीं देंगे, चाहे तुमको जो करना है कर लो। अगर तुमको जरूरत है तो वो तो मजबूरी है, क्यों? क्योंकि वो सप्लाई चेन का सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उससे तो लेना ही है उनको। लेकिन भारत से तो मजबूरी नहीं है, ठीक है? एक्सचेंज रेट समझ में आ गई आपको? ऐसी बहुत सारी चीजें, वो बहुत सारे फैक्टर हैं, आप जाकर के देखिएगा। ये तो मैंने एक बताया इंपोर्ट वाला, तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आती है। चलिए हम फिर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट छूट जाएंगे। एक एस्पेक्ट और देखिएगा, वो है PPP, परचेसिंग पावर पेरिटी। ये बहुत जरूरी है, परचेसिंग पावर पेरिटी। अब हम जब GDP देखते हैं तो दो तरह का GDP देखते हैं ना। एक में हम 5वें नंबर पर हैं
एक में हम तीसरे नंबर पे हैं, परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से हम लोग तीसरे नंबर पे हैं, जीडीपी। और जब हम नॉमिनल देखते हैं, जीडीपी नॉमिनल, तो हम 5वें नंबर पे हैं। तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। तो परचेसिंग पावर पैरिटी इसलिए है क्योंकि हम दुनिया में जनसंख्या में दूसरे नंबर पे हैं, चाइना से 3 करोड़ कम है। चाइना परचेसिंग पावर पैरिटी में पहले नंबर पे, तो दूसरे नंबर पर यूएसए है। ठीक है, यूएसए फर्स्ट है ना, और चाइना सेकंड है, तो वो तो फर्स्ट है। और ऐसे जीडीपी नॉमिनल के बाद पे बात करें तो फर्स्ट है। लेकिन हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो $25 ट्रिलियन के साथ फर्स्ट पे पोजीशन पे। तो थोड़ा जीडीपी जाकर के देख लीजिएगा, विकिपीडिया में इंडिया, यूएसए, चाइना सर्च कीजिएगा, साइड में जो बॉक्स है उस बॉक्स में जाकर के जीडीपी, पॉपुलेशन, एरिया, इन सब को थोड़ा सा अच्छे से नज़र घुमाइएगा। तो वहाँ आपको नीचे पर कैपिटा इनकम भी समझ में आएगा, पर कैपिटा कितना है, और उसमें दुनिया में अमेरिका की स्थिति क्या है, किस। तो लग्जमबर्ग सबसे पहले नंबर पे मिलेगा प्रति व्यक्ति आय में, लग्जमबर्ग ऊपर, अमेरिका 8वें नंबर पे है, भारत तो 183 कितने पे, 139 पे है कहाँ। तो हम लोग वहाँ तो बहुत बुरी स्थिति में, ठीक है ना। तो प्रति व्यक्ति में तो वहाँ गरीबी है, स्थिति खराब है। लेकिन जब हम जीडीपी, जनसंख्या बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमारा जीडीपी में हम लोग इस तरह से दिखाई पड़ते हैं। अमेरिका के पास केवल 33 करोड़ लोग हैं, हम लोग 138 करोड़ लोग, चाइना 141 करोड़ लोग, तो 3-4 करोड़ ही कम है। लेकिन हमसे 5 गुना कम जनसंख्या है अमेरिका की, और इकोनॉमी 8 गुना ज़्यादा है। एक तो 5 गुना कम जनसंख्या और 8 गुना बड़ी इकोनॉमी। तो किसी आदमी के पास में घर में 5 गुना कम हो लोग और पैसा 8 गुना ज़्यादा हो, तो प्रति व्यक्ति कितना हो जाएगा? आगे समझ में। तो इसलिए वो बहुत रईस देश है, हर आदमी को ज़्यादा सुविधा उपलब्ध है, और ज़मीन भी ज़्यादा है उसके पास। चाइना के पास भी ज़मीन ज़्यादा है, पॉपुलेशन के साथ ज़मीन ज़्यादा, घनत्व भारत का ज़्यादा है, डेंसिटी। तो ये सारे आंकड़े देख करके पीपीपी मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है, क्योंकि पीपीपी ही एक्सचेंज रेट का रियल तरीका है, एक्सचेंज रेट। तो पीपीपी मॉडल पे समझने को, पीपीपी का मतलब होता है जैसे कि अमेरिका में $1 में 2 सेब आ जाते हैं, एप्पल आ जाते हैं, तो भारत में भी 80 रुपए में 2 सेब आ जाते हैं। वहां पर आप दो एप्पल लेने जाएंगे तो लगभग $1 लगेगा। तो $1, तो ये तो हो गया इन्फ्लेशन, यानी महंगाई, ठीक उतनी ही है। $1 में 2 एप्पल, भारत में 80 रुपए का $1, तो 80 रुपए में 2 एप्पल, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन परचेसिंग पावर पैरिटी का मतलब यह है कि उसको $1 कमाने की कितनी सुविधा है, $1 कमाना कितना आसान है, और भारत में 80 रुपया कमाना कितना आसान है। भारत में 80 रुपया कमाना कितना आसान है, और वहां पर $1 कमाने की क्षमता। तो वहां मिनिमम वेजेस के तौर पे यदि आप देखेंगे तो 1 घंटे में वो $8 कमा लेता है, मिनिमम वेजेस 1 घंटे में $8, और 8 घंटे अगर करेगा तो लगभग $60, 7 पॉइंट कुछ है। तो $60 वो एक दिन में कमाना ही, 8 घंटे अगर अमेरिका के किसी व्यक्ति ने काम किया, चाहे झाड़ू पोछा ही किया, आप $60 से कम पे नहीं कर सकते उसको, क्योंकि मिनिमम वेजेस एक्ट है, कानून है। $60 से कम करना जेल जाने के बराबर है, और भारत में 150 रुपया है मिनिमम वेजेस। 8 घंटे काम करने के बाद कितना पैसा कमा सकता है? 150 रुपया कमा सकता। बंद हो गया? अच्छा, वो नोट करने लगा। हाँ बस ठीक है, कुछ ना कुछ इशू है, देखेंगे। उसको पेन को थोड़ा टाइट कर दो, हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है, तो उसको अवसर ज्यादा उपलब्ध है उसको कमाने का, और भारत में 80 रुपया कमाने के अवसर
कम उपलब्ध है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। वहाँ तो एम्प्लॉयमेंट, मैंने बताया था, एक व्यक्ति को 3-3 नौकरियां अवेलेबल है, एक व्यक्ति पे 3 नौकरियां उपस्थित है वहाँ। पिछले 60 सालों का सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। भारत में 10 आदमी हैं और 1 नौकरी है। बात समझ में आई ना? इसलिए पीपीपी डिफरेंट जाएगा, परचेसिंग पावर पैरिटी। महंगाई बराबर हो सकती है, महंगाई के हिसाब से डॉलर के अगेंस्ट रुपया ठीक है कि वहाँ $1 में 2 एप्पल आते हैं और यहाँ पे भी 80 रुपए में 2 एप्पल आते हैं, इसको हम मान सकते हैं। लेकिन यहाँ 80 रुपया कमाना कठिन काम है। $1 तो मिनिमम $1 तो वहाँ भिखारी को मिलता है ना, जैसे हमारे यहाँ 1 रुपए का सिक्का देते हैं, कोई भी आकर के कार के शीशे के वहाँ आके खड़ा हो जाता है, 1 रुपया तो उसको वो दे ही देता है। वहाँ वो $1 मिनिमम देता है, ठीक है। और खाने पीने की महंगाई तो एक जैसी दिख रही, इसका मतलब वहाँ पेट भरना तो बहुत ही आसान काम हो गया। वहाँ पेट भरना बहुत आसान काम हो गया, रहना बहुत आसान हो गया, तो हैप्पीनेस बहुत अच्छे से आएगी, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत आसानी से आ जाएगा, और एजुकेशन और मेडिकल पूरा फ्री है। इलाज और शिक्षा का पैसा ही नहीं लगना। स्कूल में 12वीं तक 1 रुपया फीस नहीं लगती। अमीर आदमी का भी उसी स्कूल में बच्चा जाता है और उसका ड्राइवर का बच्चा भी उसी स्कूल में जाता है, और दोनों फीस नहीं देते। भारत में ऐसा है क्या? तो इसलिए भारत का लिविंग स्टैंडर्ड, यहाँ का एजुकेशन, यहाँ की स्थितियाँ, इसलिए पीपीपी मॉडल को देखिएगा, समझिएगा, और उसके आधार पे फिर एक्सचेंज रेट को करके देखिएगा, ठीक है। तो पीपीपी देखिएगा। इसके अलावा और है नॉमिनल रेट पे, है ना, फिक्स्ड रेट, नॉमिनल रेट और एक्चुअल रेट। एक्चुअल रेट वही वाला हो गया, ये वाला जो हम बता रहे थे पीपीपी वाला, और एक होता है नॉमिनल, फिक्स करके रखा हुआ है नॉमिनल। और इसके अलावा रुपए की परिवर्तनीयता, कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी, इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखिए। फिर आपको थोड़ा सा कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट के ऊपर लिखिए। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट? करंट अकाउंट वो होता है जो रियल टाइम पे होता है, एक बार में ही पे हो जाता है, पेमेंट हो जाता है। जो भी गुड्स सर्विसेज हम लोग यूज करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। लेकिन कैपिटल अकाउंट वो होता है जो अभी पे नहीं करना पड़ रहा, आगे जाकर के पे करेंगे, आगे जाकर के पे करेंगे, यानी कि इन्वेस्टमेंट्स, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट फिर एफडीआई और एपीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट मीन्स फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो एफडीआई और एपीआई, एफडीआई लॉन्ग टर्म होता है, फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, एक तरह से हमेशा के लिए होता है, ठीक है, और वो एकदम से जा नहीं सकता। जबकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एक तरह से शेयर मार्केट में, कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, और वो हॉट मनी होता है क्योंकि वो पैसा एकदम फुर्र हो सकता है, जब भी स्थितियां खराब होती है तो वो। फिर तारापुर कमेटी की सिफारिशें लिख लीजिएगा। फर्स्ट तारापुर कमेटी, सेकंड तारापुर कमेटी, बैंकिंग रिफॉर्म जैसा ही है, यानी कि सरकार को रुपए को मजबूत करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, बैंकों को मजबूत करना चाहिए, एनपीए कम करने की कोशिश करना चाहिए, ये सारी चीज़ें फर्स्ट तारापुर कमेटी। सेकंड एसएस तारापुर कमेटी बोलते हैं हम लोग। सेकंड तारापुर कमेटी में जो बात की गई है वो खास करके कन्वर्टेबिलिटी के ऊपर है, ठीक है, बहुत सारे रिफॉर्म करने की बात है। और पार्टिसिपेटरी नोट की बात की है कि पार्टिसिपेटरी नोट को तो आप खत्म ही कर दो, पी नोट्स। तो पी नोट्स क्या होते हैं? पी नोट्स ये है कि विदेशी फंड जो आता है, हेज फंड्स, और वो जो भी हम लोग विदेशों से गुमनाम कंपनियां, शेल कंपनियां और ये सब पैसा जो लगाती है, और ये सब उन लोगों को केवाईसी नहीं करवाना पड़ता, और वो यहाँ पर किसी दूसरे व्यापारी के नाम पर इस तरह से पी नोट लिख करके अपना इन्वेस्टमेंट कर देती है। तो सेबी को इसको बंद करना चाहिए। सेबी ने इसको प्रतिबंधित भी किया हुआ, लेकिन पी नोट्स के खिलाफ है सेकंड तारापुर कमेटी। तो पार्टिसिपेटरी नोट क्या होता है, इसे कैसे प्रतिबंधित किया जाता है, पढ़िएगा। तो ये इस बार का होमवर्क है। हो गया? हाँ, तो ये है चीजें। तो होमवर्क समझ में आ गया ना? ये पूरा का पूरा एक्सटर्नल सेक्टर। और अब आयात घाटा, निर्यात, आयात निर्यात। तो निर्यात घाटा क्या होता है? एग्जिम पॉलिसी हमारी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या होती है? एक्सटर्नल करेंसी हमारी, यानी कि डॉलर के रूप में जो रिजर्व करेंसी के तौर पे होना चाहिए वो नहीं है, अब नहीं बची,
1991 में ये स्थिति आ गई थी वीपी सिंह गवर्नमेंट के सामने, पीवी नरसिम्हा राव के समय में भी रही, उनके समय में भी, यानी कि 1 महीने के बाद तेल खरीदने, सोने खरीदने के लिए डॉलर बचा ही नहीं था। तो बुरी स्थिति आने वाली थी, जैसी अभी पाकिस्तान की हो गई थी, श्रीलंका की हो गई थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। इसलिए हमको एलपीजी ज्वाइन करना पड़ा, WTO ज्वाइन करना पड़ा और इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने पड़े ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत में आसानी से प्रवेश कर सके। तो इसके रिफॉर्म्स, तो करेंसी रिफॉर्म्स, ठीक है, एक्सटर्नल सेक्टर के रिफॉर्म्स, वो यही है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। मुझे लगता है अच्छी खासी चीज़ें कवर हो गई, ठीक है, पूरा हो गया। नेक्स्ट टाइम हम बजट देखेंगे, इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे, फिर इकोनॉमी को करेंगे। और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में हम वर्ल्ड बैंक और IMF जोड़ेंगे, तब हम आपको और अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षग्वम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वन्या माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब भारत माता की, भारतीय संस्कृति की